क्या आप जानते हैं भारत आज पूरे वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मतलब भारत सिर्फ यूएस, चाइना, जापान एंड जर्मनी से पीछे है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने 21st सेंचुरी को एज एन इंडियन सेंचुरी प्रेडिक्ट किया है। द फैक्ट इज कि अगर हम भारत के पिछले 10 सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो भारत का इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट 7% से कंसिस्टेंट रहा है। भारत लार्जेस्ट ही नहीं बल्कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों के अंदर यही ग्रोथ परसेंटेज 7% से 7.5% होने वाला है। मतलब आप देख रहे हैं, इस देश में इतना सारा पैसा होने के बावजूद क्या आपको नहीं लगता कि हमारे इस देश में कुछ तो गड़बड़ है? बिल्कुल गड़बड़ है। और गड़बड़ ये है कि हमारे देश की इकोनॉमी की बातें सुनने में तो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है। पता, अगर हम भारत के इकोनॉमिक स्टेटस को पर कैपिटा या पर पर्सन के हिसाब से देखते हैं तो भाई बात कुछ और ही हो जाती है। हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर कहते हैं कि भारत आज भले ही 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, लेकिन उसके पर कैपिटा इनकम को तो देखिए। उन्होंने अपनी स्पीच में ये तक कहा था कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से करीब 197 कंट्रीज में से भारत 142nd पोजीशन पर रैंक करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी को देखिए, जो कि यूके है। वहां पे पर कैपिटा इनकम के हिसाब से एक इंसान एक साल के अंदर करीब $47,000 कमाता है। और वहीं दूसरी तरफ है पूरी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत, जहां पे पर कैपिटा इनकम के हिसाब से एक इंसान एक साल के अंदर सिर्फ $2,000 कमाता है। प्लान शो आप सोच रहे होंगे कि यार इन सब के पीछे क्रोनोलॉजी क्या है और ऐसी वो क्या चीज है जो भारत को तो अमीर बना रही है लेकिन भारत के लोगों को गरीब। देखिए, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबके जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। Like many other nations, India also has suffered a hit to its economy. Inflation remains an area of concern. Prices of basic food items are still high, and India is being forced to take extreme. Chapter 1, करंट सिचुएशन। देखिए, कुछ भी जानने से पहले आइए जीडीपी को हम एक सिंपल तरीके से समझते हैं। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये बेसिकली एक स्कोर बोर्ड की तरह होता है जो कि एक्चुअली आपको बताता है कि कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली कैसा परफॉर्म कर रही है। अब जीडीपी को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप मान के चलिए कि एक कंट्री एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी उसी को हम जीडीपी कहते हैं। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई देश में छोटी सी पेन से लेके बड़ी बड़ी गाड़ियों तक जो कुछ भी प्रोड्यूस किया जाएगा या जो भी सर्विसेज दी जाएंगी जिनको प्रोवाइड कराने में मनी ट्रांजैक्शन किया जाएगा, उसकी पूरी वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। लेकिन वहीं अगर आप जीडीपी को देश की पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो आपको जीडीपी पर कैपिटा मिलेगी, जिसमें भारत की हालत बहुत खराब है। और अब कमाल की बात यह है कि अभी रिसेंट बजट सेशन में बीजेपी ने क्लेम किया है कि भारत की पर कैपिटा इनकम 2014 के बाद से डबल से ज्यादा हो चुकी है। और अब इसको काउंटर करने के लिए अगर आप कांग्रेस के इस डेटा को देखें तो आपको पता लग जाएगा कि भाई हमारे देश की 2014 से पहले जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ थी वो 258.8% थी, और वहीं 2014 के बाद जो हमारे देश की पर कैपिटा ग्रोथ है ये सिर्फ 98.5% रह गई है। और अब जानते हैं कमाल की बात क्या है? मेरे लिए ये दोनों ही डेटास, मतलब ये दोनों पार्टीज की एक्यूजेशन एक दूसरे पे, मेरे लिए टोटली यूजलेस है, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों ही पार्टीज ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा चलाया है। असल में ये दोनों पार्टीज अपनी पर कैपिटा ग्रोथ को देखने में इतनी व्यस्त थी कि ये भूल ही चुकी थी कि भाई 10 साल पहले हमारे देश में कितनी महंगाई थी और आज 10 साल बाद हमारे देश में कितनी महंगाई है। आप द प्रिंट के इस आर्टिकल को पढ़िए। इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि अगर आपको किसी देश का जीडीपी पर कैपिटा को जानना है तो आपको इन्फ्लेशन को अकाउंट में लाना होगा, यानी कि महंगाई को आपको अकाउंट में लाना होगा। और वही द प्रिंट कहता है कि अगर हम इन्फ्लेशन को अकाउंट मिला के भारत का जीडीपी पर कैपिटा देखें तो 2014 से पहले जब कांग्रेस का राज था तब भारत का इनकम ग्रोथ परसेंटेज 1.5% से बढ़ा, और वही 2014 के बाद जब बीजेपी ने राज किया है तो भारत का इनकम ग्रोथ परसेंटेज 1.4% से बढ़ा है। अब ये मत भूलिए कि 2014 के बाद हमें कोविड क्राइसिस भी देखने को मिले। देखिए, इन शॉर्ट हम ये तो कह सकते हैं कि भारत में पर कैपिटा ग्रोथ हुई तो है, लेकिन ये जो ग्रोथ है ना ये इतनी ज्यादा स्लो है कि आप खुद सोच के देखिए, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भारत आज फिर भी लोएस्ट इनकम कैटेगरी वाले देशों में काउंट होता है। चैप्टर 2, प्रॉब्लम्स विद इंडिया। देखिए, अब जो हमें इकोनॉमी में एक मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है ये सिर्फ एक गलती की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है। अगर हम बात करते हैं आज भारत की वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की तो हमारे सामने एक काफी जाहिर सी बात आती है कि आज भारत में हमें 2 नए भारत देखने को मिलते हैं। पहला भारत जो न्यूयॉर्क सिटी से कम नहीं लगता, और वहीं दूसरा भारत जहाँ पे धारावी जैसे दुनिया की सबसे बड़ी स्लम्स भी हैं। बिलीव मी, आज इंडिया की 40% वेल्थ सिर्फ इस देश के 1% अमीर लोगों के हाथ में है, और वहीं 99% लोगों के हाथ में है इस देश की बची हुई 60% वेल्थ। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया सबसे ज्यादा अनइक्वल देशों में से एक है। अगर हम इंडिया के रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज के अंदर हमें 54% से ज्यादा लोग पुअर सेक्शन में मिलते हैं,
और वहीं अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरियाज में 10% से भी कम लोग हमें पुअर सेक्शन में देखने को मिलते हैं। आप इस ग्राफ को देख के काफी साइंस से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में हमें मैक्सिमम पॉवर्टी कहां पे देखने को मिलती है। आप इन नंबर्स को देखिए। पहले हम बात करते हैं इंडिया के उन अर्बन एरियाज की जहां पे हमें मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम देखने को मिलती है, जैसे कि दिल्ली। यहाँ पे आपको पर कैपिटा इनकम 4.4 लाख के आसपास मिलेगी। नोएडा में आपको पर कैपिटा इनकम 5.41 लाख के आसपास मिलेगी। वहीं मुंबई जैसे शहर में आपको करीब 3.4 लाख के आसपास पर कैपिटा इनकम मिलेगी। और वहीं बैंगलोर में सबसे ज्यादा 6.2 लाख के आसपास आपको पर कैपिटा इनकम मिलेगी। और अब इन्हीं को हम कंपेयर करते हैं इंडिया के रूरल एरिया से, जहां पे आपको बिहार के अंदर पर कैपिटा इनकम सिर्फ 30,000 के आसपास मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश में आपको ये इनकम 83,000 की मिलेगी। और वहीं मेघालय में सिर्फ और सिर्फ 86,000 की मिलेगी। रूरल एंड अर्बन एरियाज को ध्यान में रखते हुए आप एक चीज तो समझ चुकी होंगे कि हमारे देश के अंदर हमें इन्फ्लेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितना मेजर डिफरेंस दिखाई देता है। और इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि हमारे देश में इकोनॉमी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज्यादा अनइक्वल है। हमारे देश में आज लोग सिर्फ अनएम्प्लॉयड नहीं बल्कि अंडर एम्प्लॉयड भी हैं। वेल चलिए आप ये सब छोड़िए, हम बात करते हैं टैक्स पेयर्स की। अगर आप भी उनमें से एक है जो बहुत ऑनेस्टली अपना टैक्स पे करते हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, आप हर साल महंगाई को बढ़ता हुआ देखते हैं, तो क्या कभी आपके दिमाग में ये चीज नहीं आती कि भाई महंगाई के साथ साथ हमारा टैक्स भी तो बढ़ना चाहिए? आपको ये जान के यकीन नहीं होगा, बट बिलीव मी, हमारे देश में सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो अपना टैक्स ऑनेस्टली पे करते हैं। अब यही 5% लोग सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपना टैक्स पे करते हैं। एक होता है आपका इनकम टैक्स जिसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम कह सकते हैं जीएसटी। अगर हम बात करें इनकम टैक्स की तो पूरे साल में अगर आपकी सैलरी सिर्फ 2 लाख रुपए है तो आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना। लेकिन वहीं आपकी सैलरी 20 लाख रुपए है तो आपको पूरे साल में 3.5 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ता है। मतलब इनकम टैक्स में यही होता है कि जितनी ज्यादा आपकी सैलरी होती है उतना ज्यादा आप टैक्स से बर्डन्ड होते हो। लेकिन जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज ये टैक्स अब चाहे आपका किसी भी चीज पे लगे, हर टाइप के लोगों के लिए लगे, इस टैक्स को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी कितनी सैलरी है, इस सब पे बिल्कुल एक समान लगता है। सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स के जो टैक्स बर्डन है ये सैलरीड एम्प्लॉयज पे बहुत ज्यादा पड़ता है और वही बिजनेस ओनर्स पे उतना ही कम। सच्ची बताऊं तो इंडिया का जो टैक्स पेयर है ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। बिकॉज ये फ्रस्ट्रेटेड इसलिए है बिकॉज अपनी साइड से वो टैक्स तो भर रहा है लेकिन उसको टैक्स भरने का फायदा नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए ना, इन्हीं टैक्स के पैसों से ना उससे अच्छी सड़कों की सुविधा मिल रही है, ना उससे अच्छा हेल्थ केयर मिल रहा है और ना ही उसे अपने बच्चों के लिए एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है। हमारे देश में टैक्स का पैसा बहुत बुरे तरीके से मिसमैनेज हो रहा है और इसी मिसमैनेजमेंट की वजह से हमारे देश का एक सच्चा टैक्स पेयर हमारे देश को छोड़ने का मन बना लेता है। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से हमारे देश में आज टैलेंट की हमें बहुत कमी है। चैप्टर 3 सॉल्यूशंस। तो देखिए, घबराइए मत, ये वीडियो आपको देश की सच्चाई बताने के लिए, डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एजुकेट करने के लिए, इन्फॉर्मेट करने के लिए, बताने के लिए है कि आज भी हमारे देश की हालत पूरे दुनिया के देशों से बहुत ज्यादा बेहतर है। कि देखिए, अगर हम कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की माने तो हमारे देश में जो सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम्स हैं, पहला आपका अनइक्वल वेल्थ एंड दूसरा अनइक्वल इकोनॉमी, इन दोनों से डील करने के लिए हमें अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है हमारी, लेट्स से हमारा हेल्थ केयर, हमारी एजुकेशन, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेफ्टी, इन सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे हमारे देश की सरकार को सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ द इंडियन फैमिलीज आर जस्ट अ मेडिकल इमरजेंसी अवे फ्रॉम अ फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि बिल्कुल सच है। लेकिन सोच के देखिए, अगर हमारी सरकार हम सब के लिए अच्छे अस्पताल बना देती तो इंडियन सोसाइटी के वीकर सेक्शन के लोगों को एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर हमारी सरकार अच्छी एजुकेशन पे ध्यान दे तो मेरा मानना तो ये है कि कुछ हद तक सभी के लिए जो स्टार्टिंग लाइन है ये बिल्कुल सेम हो सकेगी, जिसकी वजह से हमें इन फ्यूचर काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। यहाँ मैं एग्जांपल देना चाहूंगा फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क जैसी कंट्रीज का, जहाँ पे ये जो कंट्रीज हैं ये पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं और सबसे ज्यादा इक्वल कंट्रीज हैं। और ऐसा इसलिए हो पाया बिकॉज इनके राइट डिसीजन की वजह से। इन सभी कंट्रीज ने अपनी इन्वेस्टमेंट उस जगह पे करी है जो कि लोगों के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट, एक बेसिक नेसेसिटी है। जैसे कि इन सभी कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स के लिए टॉप नॉच एजुकेशन रखी है, टॉप नॉच हेल्थ केयर सेक्टर रखा है एंड यस, टॉप नॉच सोशल सेफ्टी भी रखी है। आज हम सब लोग ये बात जानते हैं कि हमारे भारत में कुछ लोगों की मोनोपोली है और इसी वजह से भारत को अमीर करने से नहीं बल्कि भारत के लोगों को अमीर करने से हमें एक्चुअल बेनिफिट होगा। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि भारत इन्हीं कुछ डेवलप्ड कंट्रीज से सीख ले, इनके डेवलपमेंट्स, इनके रोड मैप्स, इनके प्लान्स को हमारे देश के लोगों के लिए इंप्लीमेंट करे ताकि हम सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़ सके। Well guys, thank you so much for watching this video. I hope दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड yes, अगर ये पसंद आती है तो आई एम श्योर आपको मेरी ये दोनों वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। चलिए मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।